हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान पुलिस 2020 के लिए हम यहाँ मॉक टेस्ट नंबर 8 आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, ये मॉक टेस्ट 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मॉक टेस्ट है बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जिस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर ये आपका मॉक टेस्ट 8। देखिए, वीडियो में हमने जो 150 क्वेश्चंस लिए हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं कि इन क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको भी इसकी तैयारी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है राजस्थान पुलिस के पेपर के लिए। और देखिए, अगर आपको हमारे वीडियोस में अगर कुछ कमी लगती है, जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि हम वीडियो में किस तरीके से और सुधार कर सकते हैं। आपका सजेशन हमारे लिए मान्य है। और हम उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे वीडियोस को लाइक और डिसलाइक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप वीडियो के अंदर जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं, इनकी अगर पीडीएफ आप अगर चाहते हैं डाउनलोड करना, तो आप हमारे टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, इनसे जुड़ जाइए। हम इनकी पीडीएफ फाइल्स जो हैं वो आपको जल्द शेयर कर देंगे वहां पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है जो कंप्यूटर से है आपका। तो पहला प्रश्न है आपका, लगभग कितनी बाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाती हैं। तो सबसे पहले तो इसके बारे में अगर बात करें तो बाइट के बारे में हमें जानना जरूरी है। बाइट जो है, ये कितने बाइट जो है, ये आपकी किससे मिलकर बनी है। देखिए, 8 बिट से मिलकर बनी होती है आपकी बाइट। ठीक है। और इसके बाद में अगर आपको पता होगा, एक बाइट में होते हैं 8 बिट। और आपका कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एक निबल, तो एक निबल में होते हैं आपके 4 बिट। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपके, एक नेवल में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अब यहाँ जो पूछा हुआ है बाइट के अंदर मेगाबाइट पूछा है। देखिए, एक बाइट और मेगाबाइट की बात कर रहे हैं, कितनी बाइट से मिलकर मेगाबाइट बना हुआ है। एक मेगाबाइट की अगर बात करें तो ये होता है 10 की पावर 6 बाइट। ठीक है, ये होता है इसका 10 की पावर 6 है। और 10 की पावर 6 जो होता है ये होता है मिलियन। ठीक है, 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं, मिलियन। तो आपको याद रखना है कि 1 मेगाबाइट जो बना हुआ है वो 1 मिलियन से मिलकर बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 10 की पावर 3 जो होता है वो होता है आपका 1000। ठीक है, 10 की पावर 3 आपको पता होगा, इसको हजार बोलते हैं अपन हिंदी में। 10 की पावर 4 जो है वो होता है आपका 10,000। 10 की पावर 4 जो होता है वो 10,000 होता है, जिसको हम 10,000 बोलते हैं हिंदी में। और 10 की पावर 5 जो होता है वो बोला जाता है, 10 की पावर 5 बोला जाता है आपका 100,000, जिसको हम लाख बोलते हैं। 10 की पावर 6 होता है, इसको हम मिलियन बोलते हैं, इसको 10 लाख होता है, इसका मतलब 10 लाख। इसका 10 की पावर 7 का जो अर्थ होता है वो होता है आपका 10 की पावर 7 मतलब होता है 10 मिलियन। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, 10 मिलियन। और 10 की पावर 8 जो है वो 100 मिलियन होता है। अब देखिए, 10 की पावर 7 जो है 10 मिलियन मतलब आपका हो गया करोड़, ये हो जाएगा करोड़। और 10 की पावर 8 जो है वो हो जाएगा 100 मिलियन, तो ये 100 मिलियन है आपका। ये हो जाएगा 10 करोड़ के बराबर, 10 करोड़। और 10 की पावर 9 जो है वो बिलियन के बराबर है। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं कि ये आपको, इसीलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। 10 की पावर 10 जो होता है वो होता है 10 बिलियन, 10 अरब के बराबर। 10 की पावर 9 बिलियन के बराबर है, तो ये अरब के बराबर होता है। ठीक है। और 10 की पावर 10 जो है ये होता है 10 अरब के बराबर होता है। और अगर आपको पता है 10 की पावर 11 जो है वो होता है आपका 100 बिलियन के बराबर, ये होता है खरब के बराबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं खरब। ठीक है। और 10 की पावर 12 होता है ट्रिलियन के बराबर। आपको पता होगा, अभी एक मुद्दा भी चला था जिसमें संबित पात्रा से पूछा गया था कि 10 की पावर 12 यानी कि 1 ट्रिलियन, जहां पर बात हो रही थी कि वो 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो 10 की पावर 12 होता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 मिलियन। आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं 10, यहाँ पर दे रखा है 1 मिलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल डिस्क की स्टोरेज क्षमता द्वारा निकाला जाता है। देखिए, ऑप्टिकल डिस्क की जो क्षमता है वो किसके द्वारा निकाली जाती है, वो ये पूछ रहा है जरा। देखिए, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में अगर बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क जो होती है सेकेंडरी मेमोरीज में आते हैं, और जिसमें सीडी डीवीडी ये आपके आते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आते हैं। और इसकी अगर आपको खोज के बारे में भी अगर कोई पूछ ले, ऑप्टिकल डिस्क को किसने बनाया पहली बार, तो वो 1960 में बनाया गया था। और ये बनाया गया था जेम्स टी रसल द्वारा।
ठीक है, जेम्स टी रसल द्वारा। आप ये याद रखिएगा क्योंकि इसका क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं है लेकिन ये पूछा जा सकता है। जेम्स टी रसल द्वारा इसका बनाया गया था। ऑप्टिकल डिस्क को 1960 में बनाया गया था। ठीक है, और इसकी अगर क्षमता के बारे में बात करें तो इसकी जो क्षमता है वो निकाली जाती है सेक्टर की संख्या इंटू प्रति सेक्टर बिट की संख्या। तो इसका आंसर हो जाए सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लैंग्वेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन डिजाइन किया जाता है? ठीक है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है इसको एआई के नाम से भी जाना जाता है, इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी बोला जाता है हिंदी में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, आपको ये चीज याद होनी चाहिए। अब इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको बोला जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कंप्यूटर की वह शाखा होती है जो कि कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने, समझने और व्यवहार करने की धारणा पर आधारित होती है। ठीक है, इंसानों की तरह सोचने, समझने और उसके व्यवहार करने की धारणा पर यह आधारित होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके जो जनक थे, जनक जो थे वो थे जॉन मैकार्थी। ठीक है, आपको याद रखना है, जॉन मैकार्थी ने इसको बनाया था। जॉन मैकार्थी इसके जनक थे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और जो इसकी शोध की शुरुआत हुई थी वो 1950 में हुई थी। 1950 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शोध की शुरुआत हुई थी, 1950 के दशक में हुई थी आपके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है, कृत्रिम विकसित बौद्धिक क्षमता होती है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन है वो डिजाइन की जाती है, वो जो डिजाइन की जाती है वो होती है कोबोल लैंग्वेज में। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी होती है? कोबोल लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोबोल लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए, पावर पॉइंट में अगर स्लाइड शो की बात कर रहे हैं, पावर पॉइंट किसके काम आता है? आप जहां पर आपकी स्लाइड्स वगैरह बना के आप प्रेजेंटेशन देते हैं पावर पॉइंट से। ठीक है, और यहाँ स्लाइड शो के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ स्लाइड शो जो होता है वो F5 से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, F5। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो अगला प्रश्न है ये एसक्यूएल का तात्पर्य है। देखिए, एसक्यूएल का मतलब क्या होता है? एसक्यूएल मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसका जो फर्स्ट जो इसको बनाया गया था, इसको बनाया गया आईबीएम के द्वारा बनाया गया है ये। ठीक है, इसकी जो निर्माता कंपनी है आईबीएम, और इसका जो पहला अवतरण किया गया था वो 1974 में इसका पहला अवतरण किया गया था। ठीक है, और इसकी जो है मल्टी पैराडिग्राम इसका जो प्रकार होता है, इसको बनाने वाले कौन कौन थे, इसके डिजाइनर कौन थे? एक तो डोनाल्ड डोनाल्ड डी चैम्बरिंग। ठीक है, और इसके साथ में थे, इनके साथ में और थे रेमंड एफ बॉयसी। ठीक है, बॉयसी, ये इसके निर्माण, ये जो डिजाइनर थे इसके। ठीक है, और इसका लिखने का तरीका क्या हो? स्टैटिक है इसका लिखने का तरीका, और ये स्ट्रॉन्ग, स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है लिखने का इसका तरीका। इसके उपयोग काफी है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म कई बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है। यहाँ प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ आप देख सकते हो HTTP। आपने कई बार आपने वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं, किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं, जैसे आप डालते हैं तो वहाँ आप ये www डॉट इस तरीके से आप लिखेंगे, www.answer आंसर देखो .com आपने ये डाला। ठीक है, इस तरीके से आपने डाला तो यहाँ जो है सबसे पहले आपको दिखेगा HTTP। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा HTTP। ठीक है, ये जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है। तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन। ये प्रोटोकॉल क्या होता है? एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है, HTTP। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, HTTP। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? देखिए, आईएसपी जो है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, ये आपको जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं इंटरनेट पर, उनके ये देने की इसका काम करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, डैश डैश करके दिया हुआ है, का प्रयोग करते हुए वेब पेज पर बनाए जाते हैं। देखिए, लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है ये, किसका प्रयोग करते हुए आप वेब पेज बनाते हैं तो वो पूछ रहा है। तो ये आपकी जो होती है HTML। ठीक है, HTML, हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका प्रयोग किया जाता है आपके, ठीक है। और जब वेब पेज बनाया जाता है तो HTML का प्रयोग किया जाता है, जिस पर वेब पेज का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल, वॉइस सिग्नल और डेटा सिग्नल एक साथ प्रयोग होते हैं उसे हम कहते हैं। देखिए, जिस पद्धति के बारे में बात कर रहा है, तो आप जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ठीक है, बीसी जिसको हम बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये जब आप करते हैं तो वहां वीडियो सिग्नल भी होता है, वॉइस सिग्नल भी होता है और डेटा सिग्नल एक साथ होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक साथ इनका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से हेक्साडेसिमल अंक नहीं है उसे चुनिए। सबसे पहले तो हेक्साडेसिमल की बात करें, ये षोडश, ठीक है, षोडश आधारी बोल दिया जाता है इसको। तो इसमें जो इसका बेस होता है वो 16 होता है, 16 होता है, ठीक है। इसमें अगर कुल अंकों की बात करें तो संख्या बोले, कुल अंकों की संख्या जो है वो है आपकी 16, ठीक है। यहाँ जो इसमें अंक चलते हैं वो 0 से लेकर 9 तक चलते हैं, फिर उसके बाद में A B C D E और ये F तक आपके इसमें अंक होते हैं। तो ये कह सकते हैं 0 से 15, ठीक है। 10 को लेकर, जो 10 से आपके स्टार्ट होता है, 10 को A होता है, 11 के लिए B होता है, 12 के लिए C होता है, 13 के लिए D होता है, 14 के लिए E होता है और 15 के लिए F होता है, ठीक है। और इसमें जो आप जो देखेंगे कभी भी कोई इसके अंदर जो, जैसे अगर कोई हेक्साडेसिमल में कोई अंक लिखा होता है तो वो इस तरीके से लिखे होते हैं, जैसे 2AF3 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो आप ये पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अंक नहीं आता। देखिए, ई आता है, डी भी आता है, बी भी आता है और एच नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, फायरवॉल का कार्य है। देखिए, सबसे पहले तो फायरवॉल के बारे में बात करें। देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो फायरवॉल होती है, ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी अवैध तरीके से आपके जो कंप्यूटर है उसको, आपके कंप्यूटर को कोई यूज ना कर सके, वो फायरवॉल है। मतलब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं और कहीं दूर बैठा हुआ आदमी आपके कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, या उसमें कोई आप उसको हैक करके बैठा है, आपकी जो गुप्त सूचनाएं हैं, आपके जो डेटा है उसको वो डाउनलोड कर रहा है या उसको वो शेयर कर रहा है कहीं भी, तो ये जो चीज वो रोकने का जो काम करता है वो करता है फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल क्या हो गया, आपका नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम हो गया। और इसका एक विश्वसनीय इंटरनेट ये होता है, विश्वसनीय इंटरनल नेटवर्क और अविश्वसनीय एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच एक कैरियर ये स्टेबलाइज करता है, ठीक है। ये कैरियर स्टेबलाइज करता है, जो एक विश्वसनीय कैरियर होता है, ठीक है, और एक एक्सटर्नल नेटवर्क होता है और विश्वसनीय इंटरनल नेटवर्क होता है। उन दोनों के बीच में एक ये बैरियर करता है, बनाता है, ठीक है। तो फायरवॉल का मतलब क्या हो गया, आपका सिस्टम को हैकरों से बचाने का ये कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रखा, विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले बार्स या लाइन वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड कहलाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, आपने ऐसे जब भी आपने कोई देखा होगा तो आपके जो प्रोडक्ट है आप लेके आते हैं तो उस पे इस तरीके से धारियां सी बनी हुई होती है, ठीक है, और धारियां बनी हुई होती हैं। तो इनमें जो धारियां हैं, तो ये जो बार्स हैं, ये जो बनी हुई है, ये लाइनें जो बनी हुई हैं, ये कहलाती है आपकी बार कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, जो सबसे पहली बार जो बार कोड स्कैन किया गया था 26 जून आपका, 26 जून 1974 में इसको स्कैन किया गया था बार कोड को सबसे पहली बार। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए, बार कोड जो स्कैन किया जाता है वो स्कैनर के थ्रू किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक नाम या जो नंबर जो स्टोरेज स्थान की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये जो एक नाम या एक जो स्टोरेज स्थान की पहचान करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है आपका एक एड्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एड्रेस। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेटाबेस के एनवायरनमेंट का क्या नहीं होता। डेटाबेस का जो एनवायरनमेंट का क्या नहीं होता, वो मेमोरी नहीं होती है इसकी, एनवायरनमेंट की, डेटाबेस के एनवायरनमेंट की जो मेमोरी नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया, संभव डेटा मूल्यों का एक सेट कहा जाता है। देखिए, संभव डेटा मूल्यों का जो सेट है उसको कहते हैं हम डोमेन, ठीक है। डोमेन से क्या होता है, किसी भी जो किसी भी साइट होती है, वेबसाइट होती है, उसका एड्रेस पता किया जा सकता है। ये तभी आपके लोग वह साइट देख पाते हैं डोमेन से, ठीक है। डोमेन में जैसे आपने देखा होगा .com, .net, ठीक है, .org, .gov, .edu, ये इस तरीके से आपने देखे होंगे, डॉट ये करके जो लिखे रहते हैं, ये डोमेन नेम कहलाते हैं, ठीक है। और
इनमें जो है डॉट कॉम ये होता है कमर्शियल साइट के लिए होता है, डॉट ओ आर जी जो होता है ये आपका होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, डॉट जी ओ भी होता है ये गवर्नमेंट के लिए होता है, और डॉट ई डी यू जो होता है ये आपका होता है आपका एजुकेशन के लिए होता है, डॉट ई डी यू। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, परत जो यानी कि लेयर जो टीसीपी आईपी मॉडल में मौजूद नहीं होती। देखिए टीसीपी आईपी के अंदर जो मौजूद लेयर नहीं है, ऑप्शन दिया एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। तो जो देखिए प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है ये टीसीपी आईपी में नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए टीसीपी आईपी जो होता है इसकी अगर फुल फॉर्म देखें, टीसीपी आईपी आपको पता होनी चाहिए। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये जो होता है इसके अंदर अगर बात करें तो देखिए ये नियमों का एक समूह होता है जो इंटरनेट को कैसे कार्य करना है यह निर्णय करता है। ठीक है, टीसीपी आईपी। इसमें जो लेयर होती हैं आपको याद रखनी है कौन कौन सी लेयर होती है। एक तो होती है नेटवर्क लेयर, ठीक है, नेटवर्क लेयर होती है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, ठीक है, इंटरफेस लेयर, ये नेटवर्क इंटरफेस लेयर होती है। दूसरी होती है इंटरनेट लेयर, ठीक है, जिसको हम नेटवर्क लेयर के नाम से जानते हैं, इंटरनेट लेयर। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर के नाम से जाना जाता है इंटरनेट लेयर को। ठीक है, और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और एक होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो आपके देखिए यहाँ तीन तो दी हुई है, एप्लीकेशन लेयर दी हुई है, इंटरनेट लेयर दी हुई है और ट्रांसपोर्ट लेयर दी हुई है। एक जो होती है वो आपको मैंने बता ही दिया, नेटवर्क इंटरफेस लेयर होती है, ये चौथी लेयर होती है। तो इसके अंदर जो चार लेयर होती है इनका अलग अलग काम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ब्राउजर के मुख्य कार्य है। देखिए ब्राउजर का जो मुख्य कार्य होता है वो वेबसाइट्स वगैरह को खोलना करना, इसका जो सारे कार्य होते हैं। ठीक है, अब यहां हम बात कर सकते हैं, तो ब्राउजर पे आप बात कर रहे हैं तो HTML को इंटरप्रेट करना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है उसको इंटरप्रेट करने का ये कार्य करता है ब्राउजर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आपसे पूछ सकता है HTML को इंटरप्रेट कर कौन करता है, तो आप उस हमें आंसर क्या देंगे, आप ब्राउजर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर और नेटवर्क के संवाद को नियंत्रित करता है। देखिए कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच का जो संवाद होता है, इनके बीच में जो ट्रांसमिशन होता है उसको जो नियंत्रित करता है वो करता है आपका नेटवर्क और सर्वर। ठीक है, नेटवर्क और सर्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नेटवर्क और सर्वर। अगला प्रश्न है आपका, वर्चुअल मेमोरी है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो होती है आपकी बहुत बड़ी द्वितीयक मेमोरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वर्चुअल मेमोरी का आंसर हो जाएगा बहुत बड़ी द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है बायोमेट्रिक्स एक है। बायोमेट्रिक्स का मतलब आपने देखा होगा जब भी आप कोई पेपर एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर आपको एक मशीन के ऊपर आपका हाथ जो अंगूठा है वहां लगवाया जाता है, उसमें रेड लाइट जलती है। तो वहां से वो आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है, बायोमेट्री होती है, उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक, जिसमें आपका फिंगरप्रिंट को स्कैन किया। ठीक है, ये अब आपसे पूछ रहा है इनपुट डिवाइस। तो आप ये सोच सकते हैं कि इसका आंसर तो आप बहुत इजीली दे सकते हो, क्योंकि आपने अपना अंगूठा रखा या उंगली रखी, तो आप अंगूठा रखते हैं तो आपका जो प्रिंट है वो आपके जो थंब इम्प्रेशंस जो हैं आपके, वो इम्प्रेशन क्या है आपके कंप्यूटर में दिखाई दे। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह मेमोरी जो बार बार प्रयोग में आने वाले डेटा को स्टोर करती है उसे कहते हैं। देखिए बार बार प्रयोग में कोई डेटा अगर आ रहा है और उसको स्टोर करने का जो काम करती है वो कहलाती है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है आपका, वह सॉफ्टवेयर जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है उसे कहते हैं। देखिए जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है उनको कहते हैं हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे आपका एंड्रॉयड है, ये एंड्रॉयड जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एंड्रॉयड के अंदर जितने भी आपकी एप्लीकेशन होती हैं वो आप उनके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से किस चैनल में संदेश का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है परंतु कभी भी एक समय में नहीं होता। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप भेजते हैं तो उनके जो तीन मेथड होते हैं, एक तो होता है फुल डिप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स, और एक होता है आपका हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स। एक होता है आपका सिंप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स। तो ये जो मेथड, ये तीनों मेथड होते हैं, इन तरीके से इन तीनों मेथड से आप क्या करते हैं, डेटा को आप भेजते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करें तो ये सिंप्लेक्स जो मेथड होता है, सिंप्लेक्स मेथड के अंदर ये इसको आप एक तरीके से वन वे बोल सकते हैं, वन वे।
केवल आप यहाँ से आप क्या है वन वे है, तो आप केवल यहाँ से आप डेटा को एक बार सेंडर जो है वो डेटा को भेज सकता है, उसको वो रिसीव नहीं कर सकता वापस। ठीक है, तो ये हो गया सिंपलेक्स मेथड जिसमें डेटा को केवल भेजा जाता है। एक ही रास्ता है, मान के चलते हैं एक रोड है जिस पर केवल एक ही तरफ से गाड़ियां जा सकती हैं। ठीक है, तो ये वन वे रोड हो गया। अब हाफ डुप्लेक्स के बारे में बात करें तो हाफ डुप्लेक्स जो है इसमें क्या है, डेटा को भेज भी सकता है सेंडर और वो रिसीव भी कर सकता है, लेकिन इसमें एक एक जो इसमें कंडीशंस होती है कि डेटा को केवल एक टाइम पे या तो भेजा ही जाएगा या फिर आपका क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां बोल रहा है चैनल में संदेश का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है परंतु कभी भी एक समय में नहीं होती है। तो ये जो है ये मेथड कौन सा हो गया, हाफ डुप्लेक्स वाला, क्योंकि एक ही समय की बात कर रहा है, एक समय में दिशाओं में, यानी कि एक ही जो आप जो इंफॉर्मेशन है, जो सेंडर है वो डेटा को या तो भेज ही पाएगा एक समय में या फिर वो रिसीव कर पाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। अब अपना आता है तीसरा पॉइंट, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा को एक ही समय में या तो रिसीव भी कर सकता है बंदा, और आपका जो सेंडर है वो रिसीव भी कर लेगा और उसको भेज भी सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अपने जो प्रश्न पूछा हुआ है, चैनल में संदेश का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। अब दोनों दिशाओं में होता है लेकिन यहाँ एक कंडीशन दी हुई है, परंतु कभी भी एक समय में नहीं होता। तो एक समय में किसमें नहीं होता, वो हाफ डुप्लेक्स में नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैप क्वेस्ट तथा याहू मैप्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर के जो उदाहरण हैं ये हैं वेब आधारित एप्लीकेशंस हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वेब आधारित एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है आपका टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण। देखिए टेलीविजन जो ब्रॉडकास्टिंग मैंने आपको बताया था, टेलीविजन जो ब्रॉडकास्टिंग है इसमें क्या होता है, आपके पास में केवल सिग्नल आ रहे हैं, रिसीव कर रहे हो आप। ठीक है, आप अपने पास से सिग्नल को भेज नहीं रहे हो। और ऐसे ही अगर हम बात करें, जो हमें सिग्नल जो भेज रहा है वो रिसीव नहीं कर रहा है, केवल केवल क्या कर रहा है, वो सेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये क्या हो गया, आपका वन वे हो गया जिसमें आपका सिग्नल केवल भेजा जा रहा है और हम लोग उसको रिसीव कर रहे हैं टेलीविजन में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड के अंदर ये ऐसा होता है कि जहां पर सेंडर जो है केवल सिग्नल को भेज सकता है, वो रिसीव नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों, यहां तक आपके जो 25 तक जो क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर से रिलेटेड थे। अब आपके जो क्वेश्चन चालू होंगे वो रीजनिंग क्वेश्चन चालू होंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो में आपको इन जो क्वेश्चंस दिए गए हैं कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। और हम उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ वो रीजनिंग का है। तो सबसे पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट के शब्द के अक्षरों को इस प्रकार बदला जाए कि पहला और नौवां अक्षर परस्पर स्थान बदल ले, दूसरा और आठवां। तो इसी तरीके से इन्होंने बोला है। तो देखिए पहला और नौवां टी है, फिर यहाँ आ जाएगा आई। दूसरा और आठवां है तो यहाँ एन है, यहाँ हो जाएगा आपका एम हो जाएगा। फिर उसके बाद में तीसरा और सातवां है तो इसमें आ जाएगा आपका ए, यहाँ हो जाएगा आपका पी। फिर जो चेंज होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ टी, यहाँ होगा ओ, और यहाँ आ जाएगा आपका आर। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ देखिए, अब ये बोल रहा है इसी प्रकार आगे लिखा भी जाए तो ए के दाहिनी ओर, ए ये है, ए की दाहिनी ओर चौथा अक्षर कौन सा है, तो एक दो तीन और चार। दायां हाथ किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। एक दो तीन और चार, तो दाहिनी ओर कौन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा पी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक दिशा सूचक खंभा एक चौक पर खड़ा है, खराबी के कारण दिशा सूचक जो पूर्व दिशा दर्शाता था वह दक्षिण दिशा दर्शा रहा है। अब देखिए इसको आप देखिए, पूर्व दिशा आपको पता है, कभी भी आप याद रखिएगा जब भी रीजनिंग के अंदर आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं तो ओरिजिनल आपको डायरेक्शन याद होनी चाहिए कि टॉप पर जो आपकी डायरेक्शन होती है वो आपकी उत्तर होती है, बॉटम में जो डायरेक्शन होती है वो आपकी साउथ होती है, और आपके जो राइट हैंड साइड में जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट होती है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी डायरेक्शन होती है वो वेस्ट होती है। अब यहाँ देखिए मैं ओरिजिनल बोर्ड नहीं बनाऊंगा, ओरिजिनल बोर्ड बनाने के बजाय मैं जो इसमें क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसके बारे में बात करूंगा। तो देखिए ये बोल रहा है कि जो यहां बोल रहा है कि पूर्व दिशा जो है जो दर्शाता था वह दक्षिण दिशा दर्शा रहा है। तो पूर्व दिशा यहाँ थी, पूर्व दिशा यहाँ पर है, ईस्ट यहाँ है, तो यहाँ कौन सी दिशा आ गई है, अब आपके आ गई ये दिशा घूम के आ गई है साउथ। ठीक है, तो आपको पता है जब एक डायरेक्शन घूम जाएगी तो सारी डायरेक्शन घूम जाएंगी। तो यहाँ साउथ है तो यहाँ आपकी आ जाएगी ईस्ट, यहाँ आ जाएगी नॉर्थ, यहाँ हो जाएगी आपकी वेस्ट। अब आपसे पूछ रहा है जो यात्री है वो पश्चिम दिशा समझकर, जिसको पश्चिम दिशा समझकर गलत दिशा में चल रहा है, एक यात्री जो पश्चिम समझकर गलत दिशा में चल रहा है वास्तव में वह किस दिशा में जा रहा है। तो पश्चिम दिशा देखिए ये ही है आपकी,
अब ये बोर्ड के अकॉर्डिंग पश्चिम दिशा कहाँ पर है, ये साउथ में है, तो वास्तविक कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दक्षिण। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, यहाँ आपको पूछा गया है के पी का पड़ोसी है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट बना लेता हूँ मैं, के पी का पड़ोसी है तो पी को बनाया सबसे पहले। अब इसका पड़ोसी है तो पड़ोसी बना दिया मैंने के को। ये 400 मीटर पूर्व में रहता है तो 400 मीटर पूर्व हो गया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है एन के का पड़ोसी है जो कि उत्तर दिशा में रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 400 मीटर की दूरी पर है आपका, और यहाँ एन हो जाएगा, ठीक है। एन के का पड़ोसी 400 मीटर उत्तर में रहता है। अब आगे बात करें तो एस एन का पड़ोसी है, जो एस है जो एन का पड़ोसी और 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है, ठीक है। तो यहाँ 400 मीटर दूर पश्चिम में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा एस आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है यदि एस और पी की दूरी भी 400 मीटर है, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये भी कितनी है, 400 मीटर है, तो एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है। अब देखिए यहाँ दक्षिण पूर्व दिशा की बात हो रही है। सबसे पहले तो बात करें यहाँ से, अगर आप देखते हैं तो यहाँ जो डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व डायरेक्शन ये होगी, और दक्षिण पूर्व दिशा में कौन आ गया, के आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन के आंसर हो जाएगा इसका। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रखा है प्रकाश किसी बिंदु पी से दक्षिण दिशा में चलता है, ठीक है। प्रकाश है किसी बिंदु पी से, तो यहाँ से पी से चलना स्टार्ट किया और यहाँ कहाँ चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है, तो यहाँ दक्षिण दिशा में इसको ले गए। 40 मीटर चलने के बाद में 40 मीटर इसको चलाया, चलने के बाद बाएं मुड़ता है। अब ये बाएं मुड़ेगा तो इसका बायां हाथ किस तरफ होगा, इस तरफ होगा बायां हाथ, ठीक है। बाएं मुड़ता है और वह 30 मीटर की दूरी तय करता है, 30 मीटर की दूरी तय करता है। फिर बिंदु क्यू पर पहुंचता है, ये क्यू पहुंच गया, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपसे बस सीधा बोला है 40 मीटर चलने के बाद में कितना कहाँ पर चला, आपका बाएं मुड़ा है, और बाएं मुड़ने के बाद में क्यू पर पहुंच गया। अब कह रहा है अब वह क्यू पर पहुंचता है तो पी और क्यू के बीच की सीधी दूरी क्या है, पी और क्यू के बीच की सीधी दूरी क्या है, यानी कि आपसे जो पूछ रहा है वो ये दूरी पूछ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो 40 है, तो ये आप इसको निकाल सकते हैं, 40 स्क्वायर 30 स्क्वायर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो ये देखिए 900 प्लस आपका हो जाएगा 1600, और इसको अंडर रूट में आप लेंगे तो ये हो जाएगा 2500, ठीक है, अंडर रूट में, और ये हो जाएगा आपका 50 मीटर इसकी दूरी हो गई। अब ये पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछा क्यू पी के किस दिशा में, क्यू जो है इसकी डायरेक्शन पी के किस दिशा में है। तो पी की जो डायरेक्शन की अगर बात कर रहा है तो ये देखिए पी से यहाँ से देखें हम क्यू की डायरेक्शन, तो ये क्या होगी, दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये कितनी दूर होगी, 50 मीटर व दक्षिण पूर्व दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक पंक्ति में 30 लड़के दिए हुए हैं और 18वां स्थान राम का है बाएं से, और दाएं से 14वां स्थान है। अब देखिए यहाँ दोनों के पहले तो ये देखिए ये परस्पर स्थान बदल लेते हैं और राम का बाएं से स्थान पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। अब देखिए टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या है, कुल इनका अगर कुल व्यक्तियों की संख्या है 30। अब इन दोनों के क्रम अगर देखते हैं तो 18 प्लस 14 ये अगर होगा तो ये होगा 32। इनका दोनों का क्रम ही ज्यादा हो गया, दोनों का योग, ठीक है। अब इसको बैठाने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ तो आपका बैठेगा राम और यहाँ बैठेगा आपका श्याम, ठीक है। ये बाएं सिरे से बैठा हुआ है 18वें नंबर की सीट पर, और ये दाएं सिरे से बैठा हुआ है आपके 14वें नंबर की सीट पर। अब इन दोनों के बीच में अगर व्यक्तियों की बात करें तो कितने व्यक्ति बैठे होंगे, तो आप देखिए 18 प्लस दोनों व्यक्ति क्रमों का योग माइनस टोटल प्लस 2, ये आपको पता होगा तरीका। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 32, इन दोनों के बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ कितने लोग हैं, 0, कोई भी नहीं बैठा, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब अगर ये आपस में स्थान बदल लें तो राम इधर आ जाएगा, श्याम यहाँ आ जाएगा। अब राम का स्थान बाएं सिरे से एक स्थान पहले पहुंच चुका है, तो यहाँ हो जाएगा इसका 17, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 17। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं, सरिता जो कि सुषमा के दाईं ओर। तो 6 लड़कियों के लिए पहले एक मैं वृत्ताकार घेरा बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं इनको बिठा देता हूँ। अब ये बोल रही है कि सुषमा जो है, सरिता जो है जो कि सुषमा के बाईं ओर बैठी है, तो सुषमा के बाईं ओर बैठी है, तो सुषमा को मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ, तो सुषमा यहाँ आ गई, सुषमा, ठीक है। अब सुषमा के बाईं ओर कौन बैठी हुई है, सरिता, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर बैठी है। अब बाईं ओर बैठी हुई है, ठीक है, और सुधा के दाईं ओर बैठी हुई है, तो यहाँ हम ले लेते हैं सुषमा बाईं ओर हो जाएगी, और किसके हो जाएगी, ये हो जाएगी सरिता, यहाँ आ जाएगी सरिता, ठीक है। अब सरिता जो है जो कि किसके बाईं ओर हो गई, सुषमा के। अब ये बोल रहा है तथा सुधा के दाईं ओर बैठी है, कौन बैठी हुई है, तथा लगा हुआ है, तो सरिता बैठी हुई है, यहाँ हो जाएगी सुधा। अब सुधा के दाईं ओर हो गई। अब ये बोल रहा है सरिता के सामने शिल्पी बैठी हुई है, सरिता के सामने कौन बैठी हुई है, शिल्पी, शिल्पी यहाँ हो गया। शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर बैठी हुई है,
शिल्पी जो है सरोज के तो बाईं ओर है, सरोज के बाईं ओर हो जाएगी, क्योंकि इसका जब इधर की साइड देखेगी तो लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा, राइट हैंड इस तरफ होगा। सरोज के बाईं ओर हो गई शिल्पी, और शोभा के दाईं ओर, शोभा के दाईं ओर, तो ये शोभा के दाईं ओर। यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल ले, ये तो इनके बैठने का तरीका है। अब आगे जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है, सरोज जो है, सरोज कहाँ बैठी हुई है, ये बैठी हुई है। सरोज जो है, ये लड़की जो है सरोज, सरिता से, सरोज सरिता से, तो सरिता से स्थान बदल ले, तो यहाँ तो आ गई सरोज और यहाँ आ जाएगी सरिता, आपस में स्थान बदलेंगे। एवं शोभा सुषमा से, शोभा कहाँ है आपकी, शोभा दे रखी है, शोभा यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ तो आ गई सुषमा और यहाँ आ गई शोभा, ठीक है, से अपना स्थान बदल ले, तो बताए कि सरिता के सामने कौन बैठा है। अब सरिता कहाँ है, ये है, तो सरिता के सामने कौन आ जाएगी, शोभा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन शोभा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, एक 10 मीटर ऊंचा चिकना खंबा है जिस पर एक चीटा प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ता है और तथा खिसक कर 2 मीटर नीचे आ जाता है। बताओ चीटा कितने दिन बाद शिखर पर पहुंचेगा। अब देखिए इसमें जो बोला हुआ है, एक मान लेते हैं 10 मीटर खंबा है, ये 10 मीटर का, और इसमें प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर तो चढ़ता है ऊपर, लेकिन उसी दिन में ये 2 मीटर नीचे खिसक आता है, 2 मीटर नीचे। अब आप देखिए जो एक दिन के अंदर ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो 3 - 2 अगर देखें तो 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब यहाँ देखिए आपका ये क्वेश्चन है जिसमें 10 मीटर की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट का जो है आपका जो पहला स्टेप कितना होता है 3 मीटर का, 10 में से 3 घटा दीजिए आप, कितना आ गया 7। अब ये 7 दिन में तो 7 मीटर की दूरी तय करता है, 7 दिन में कितने 7 मीटर, लेकिन जैसे ये 8वें दिन, अगले एक दिन में अगर बात करें तो अगले दिन में कितनी दूरी तय करेगा, ये एक दिन अगला और जोड़ दें, प्लस का एक दिन कर दें, तो ये कितने 3 मीटर और चढ़ जाएगा, तो ये पूरा टोटल कितना हो गया 10 मीटर, और दिनों की संख्या कितनी है 8 दिन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 8 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, 36 वाहन एक पार्किंग स्थल में एक पंक्ति में खड़े हैं, पहली कार के बाद एक स्कूटर है, दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर हैं, तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर हैं, और इस प्रकार लगातार है। पंक्ति के प्रथम आधे भाग में स्कूटर की संख्या ज्ञात करो। देखिए आपका जो पहली कार है यहाँ पर आपका एक स्कूटर खड़ा हुआ है, फिर 2 कार है, फिर उसके बाद 2 स्कूटर है, फिर तीसरी कार है, तो फिर 3 कार है, तो फिर 3 स्कूटर हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका ये 4 कार हैं, तो यहाँ आपके 4 स्कूटर हो जाएंगे, और इसी तरीके से आपके 5 कार हैं, तो आपकी इस तरीके से। अब ये टोटल अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, एक स्कूटर, 2 स्कूटर, 3 स्कूटर, 4 5 6 और 7 8 9 10। अब ये 10 तो स्कूटर हैं आपके टोटल, और अगर इनकी कारों की संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए आपके 35 25, और 25 इसी तरीके से आगे भी देखें तो ये कार हो जाएंगे, यहाँ पर स्कूटर आ जाएंगे, 5 स्कूटर हो जाएंगे आपके, और 6 कार हो जाएंगे आपकी, ठीक है। तो 6 कार आपकी इस तरीके से आ जाएंगी। अब यहाँ इनकी पूछ रहा है, ये आधे भाग की बात कर रहा है कि आधे भाग में कितनी, जो प्रथम आधा भाग जो है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18, ये आपके 18 और 18 36 होते हैं, तो यहाँ स्कूटर की संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 आपके 7 और ये 8 स्कूटर हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 8 स्कूटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी युक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। देखिए किसी युक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ मैं देख लेता हूँ महिला है, इस महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कह रहा है, पुरुष जो है इस तरफ हो गया, कहा इनके इकलौते भाई का पुत्र, यानी कि इसका इकलौता भाई बना दिया, ठीक है, भाई का पुत्र, पुत्र बना दिया, मेरी पत्नी, यानी कि इसकी पत्नी जो है का भाई है, इसकी पत्नी का भाई है, तो मतलब ये आदमी क्या हो गया, यहाँ ये हो गया, और ये हो गया मेरी पत्नी का, इसकी पत्नी का भाई हो गया, ठीक है, भाई है। वह युवती, यानी कि युवती कौन है, ये वाली, उस पुरुष से कैसे संबंधित है, उस पुरुष से कैसे संबंधित है। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये हो गया, ये जो आदमी था जो पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है, मैंने इसको रेड से बता रहा हूँ, ये आदमी पॉइंट आउट करने वाला है, ये युक्ति है जिसकी तरफ इशारा किया गया है। आप ये देखिए ये आदमी, इसका जो इस युक्ति का जो भाई है वो ससुर हो गया इसका, और ससुर की ये कौन हो गई, बहन हो गई, तो ससुर की बहन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ससुर की बहन। अगला प्रश्न है आपका, पे आपका भाग का अर्थ है प्लस, ठीक है, और गुणा का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है गुणा, और माइनस का अर्थ है भाग, तो आप इसको लिख सकते हैं 20, माइनस का अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर 20 है, 20 के बाद माइनस लिखो, माइनस का अर्थ दे रखा है भाग,
ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5, भाग का अर्थ दे रखा है प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 15। अब इसके बाद में दे रखा है प्लस, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है आपको, गुणा, तो यहाँ आ जाएगा आपका गुणा, और यह हो जाएगा 3, और गुणा का जो अर्थ दे रखा है, गुणा का अर्थ दिया हुआ, गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 19। अब ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको आप लिख सकते हैं 20/5 प्लस 15 × 3 माइनस 19, तो ये 5 से 4 बार कट जाएगा, 15 से 45 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 4, और ये हो जाएगा आपका -19, तो ये 49 माइनस 19 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 30। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 30। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका यहाँ, यदि प्लस का अर्थ क्या है आपका भाग देना है, और भाग का अर्थ है गुणा करना, गुणा का अर्थ है आपका घटाना, और माइनस का अर्थ है जोड़ना, तो निम्नलिखित इनमें से कौन सा समीकरण सही है। देखिए यहाँ अगर इसको अगर देखें तो यहाँ 18, देखिए भाग का अर्थ दिया हुआ है गुणा करना तो 6, और माइनस का अर्थ दिया हुआ है आपका जोड़ना 7 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस का जो चिन्ह है उसको बोल रहा है कि 7/5 हो जाएगा, क्योंकि भाग देना है प्लस का मतलब, और गुणा का अर्थ है घटाना 2, ये किसके बराबर होना चाहिए, 20 के। देखिए यहाँ एक जनरली आपको एक तरीका ये होता है इस वाले क्वेश्चंस के अंदर, जब इस तरीके से पॉइंटों में, यहाँ देखिए इसको 7 में आप 5 का भाग लगाएंगे तो एक लगभग आपका पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी, जबकि यहाँ कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो पॉइंट में निकल के आए, ताकि ये टोटल कंप्लीट अल्फाबेट आपके ये जो नंबर है 20 बन जाए, तो इसीलिए इसको इसका ये बैठ नहीं पाएगा, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, अगले में देखिए 18, प्लस का अर्थ क्या है भाग देना, 6 का हो जाएगा भाग लगा देंगे, भाग का अर्थ क्या है गुणा करना 7 हो जाएगा, और गुणा का अर्थ है घटाना तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का अर्थ है जोड़ना तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए 6 × 18 7 × 21 -5 + 2, जब इसको आप सोल्व करेंगे 21 में आप देखिए यहाँ बचेंगे 5 में से 2 गए तो माइनस के 3 हो जाएंगे, 21 में से -3 गए तो 18, तो आपकी वैल्यू कौन सी आ जाएगी 18, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पासे के आपको दिए हुए हैं 4 डायग्राम दिए हुए हैं एक ही पासे के। अब आपको यहाँ पूछ रहा है कि हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, तो देखिए आपको पता होगा जब दो सतह कॉमन होती हैं तो तीसरी सतह अपने आप कॉमन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जब एक सतह कॉमन हो और उसकी पोजीशन समान हो, दो पासों दो चित्रों के अंदर, तो जो रिमेनिंग साइड्स जो होती हैं वो सेम पोजीशन वाली, वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो देखिए पहले नंबर का और ये चौथे नंबर का जो डायग्राम है, हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि जामुनी और जामुनी यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर की साइड पर ये जामुनी जामुनी दोनों पे लिखा हुआ है, तो सेम साइड जो है आपकी, जो सेम पोजीशन वाली जो सतह होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो यहाँ देखिए नारंगी के विपरीत कौन होगा हरा, और बैंगनी के विपरीत कौन होगा नीला, तो यहाँ आप कर सकते हैं हरे के विपरीत कौन हो गया नारंगी, तो आपका जो आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक 4 इंच के घन के विपरीत फलकों को लाल हरे काले रंग से रंग कर 4 समान भागों में काटा गया। देखिए ये है आपका इस तरीके से, अब ये घन है 4 इंची वाला घन है, और इसको बोल रहा है इसकी जो विपरीत सतह है लाल हरे काले रंग से रंग कर 4 तो लाल रंग है यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी विपरीत सतह भी लाल रंग की है। ऐसे ऊपर की साइड हरा मान लेते हैं तो नीचे भी हरा होगा, और यहाँ आपका काला रंग है तो यहाँ पे काला है, तो इसके विपरीत भी कौन सा होगा रंग काला होगा, ठीक है। अब ये 4 समान भागों में काटा जाता है, इनको 4 समान भागों में काटा जाता है, तो इस तरीके से इसमें 4 समान भागों में काटने के लिए तो एक एक इंच के आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब यहाँ देखिए काटा जाए तो निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए, कितने घनों की एक सतह पर रंग है वो भी लाल है, ठीक है। लाल रंग के बारे में बात हो रही है तो एक सतह की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ आगे की जो फेसिंग है इस फेसिंग पे लाल रंग होगा, क्योंकि इन पर क्या होगा केवल लाल रंग ना होकर इन पर या तो हरा रंग आएगा इन किनारे वालों पर, और कोने वाले पर जो आएगा वो काला भी आएगा हरा भी आएगा और लाल भी आएगा, तो जो बीच में होगी उन पर कितना होगा लाल रंग होगा। तो आप यहाँ कह सकते हो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 4 और 4 8, क्योंकि 4 आगे की साइड है तो 4 पीछे होंगे, तो आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, कितने घनों के 4 फलकों पर रंग है। 4 फलकों पर रंग तो किसी पर भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों, घन जब काटेंगे तो मैक्सिमम जो होती है वो सतह होती है 3 साइड जिन पर कलर रख कर आएगा, जो कि कोने वाले साइड होते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन अपना 0 हो जाएगा इसके लिए आंसर। आगे बोल रहा है कितने घनों के 3 फलकों पर रंग होगा, तो 3 फलकों पर रंग कितना होगा 8 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखो, निम्न आकृति में कुल कितने घन हैं, कुल घनों के बारे में बात हो रही है। देखिए इस लेयर अगर इसकी परत की बात करूं तो ये 4x4 की एक परत में से आपकी एक परत दी हुई है घन की, तो यहाँ जो है तो ये 16 घन है टोटल, ठीक है, लेकिन इसमें बीच में से 4 घन निकले हुए हैं, तो यहाँ के बीच में से 4 घन अगर हटा दिए जाए तो कितने घन हो जाएंगे आपके 12, कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 12, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, इसमें जो त्रिभुज के बारे में पूछा हुआ है कि यहाँ कितने त्रिभुज हैं। ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि यहाँ जो ये आकृति है इसको हम एक वर्ग मान लेते हैं और इसको भी एक वर्ग मान लेते हैं। तो ये दो आकृतियाँ हैं, इनके अंदर 8 ट्राइंगल हैं, 8। ठीक है। अब इसके बाद में आपके ये ट्राइंगल है एक, और एक ये ट्राइंगल है, और एक ये ट्राइंगल है, 3 ट्राइंगल हैं। तो इन ट्राइंगल के अंदर को में अंदर 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो ये ट्राइंगल 3 है, इसमें भी 3 है। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, 8 + 8 + 3 + 3 + 3। ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई अब अपने पास कौन से ट्राइंगल बचे हुए हैं। तो देखिए यहाँ जो ट्राइंगल है, अगर देखें तो इसके अंदर अब कौन से ट्राइंगल बचे हुए हैं अपना, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल बचा हुआ है, ऐसे एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल यहाँ बचा हुआ है, एक ये बड़ा ट्राइंगल बचा हुआ है, और एक ये बड़ा ट्राइंगल। तो यहाँ ये कितने हो गए, 4 ट्राइंगल हो गए। अब इनको अगर जोड़ दिया जाए तो ये टोटल हो जाएंगे 16 + 9 + 4। तो ये टोटल जो है इसका हो गया टोटल 29। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 29। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो बेनारिक का है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो व्रत है वो तो आपका दर्शाता है खिलाड़ी के लिए। ठीक है, खिलाड़ी के लिए। आपका वर्ग जो है अविवाहित के लिए है। ठीक है। और त्रिभुज जो है वो महिलाओं के लिए है, महिला के लिए है। और आयत जो है ये आपके शिक्षित के लिए। ठीक है, इस तरीके से दर्शाया हुआ है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि 11 किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए 11 सब में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं अविवाहित, अविवाहित, शिक्षित, महिला, खिलाड़ी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अविवाहित, शिक्षित, महिला, खिलाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ कौन सी वैल्यू है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप देखिए इसको देखें, 10 और 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो ये 6 बनता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो ये 14 बनता है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 8 बनता है। ऐसे ही इसमें हो रहा है, 14 और 8 के बीच का डिफरेंस 6 है, 8 और 22 के बीच का डिफरेंस 14 है, 14 और 22 के बीच में डिफरेंस जो है वो 8 है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 11 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 6। 11 और 15 के बीच का डिफरेंस 4, 15 और 5 के बीच का डिफरेंस 10। तो इसका आंसर हो जाए सी ऑप्शन 10। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, जिसमें आपको देखना है कि यहाँ कौन सी वैल्यू है, 16 × 2 का मतलब क्या होगा। तो देखिए 6 छिंगा 36 होते हैं, तो 36 को अगर रिवर्स में लिख दिया जाए, उल्टा करके लिख दिया जाए तो ये 63 बन जाता है। 5 दूनी 10 होता है, तो इसको रिवर्स में लिखा जाए तो 0 बन हो जाएगा। 16 दूना 32 है, 32 को अगर रिवर्स में लिखा जाए तो ये जाएगा 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है जिसमें पेपर की फोल्डिंग वाला प्रश्न है। इसके अंदर आपसे पेपर फोल्ड करवाया गया है और पेपर को बताया गया है किस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। तो देखिए ये इसने सबसे पहले एक पेपर था, इसको फोल्ड किया, इस तरीके से इसने घुमा दिया, फिर उसके बाद में इस तरीके से घुमा दिया, और ये आपका बचा हुआ पोर्शन है। तो यहाँ इसने इसको काट दिया है कि अब ये इस तरीके से कटा हुआ है, तो अब ये कैसा दिखेगा जब आप इसको खोलेंगे। तो देखिए ये खोलेंगे तो आपका ये यहाँ से ऐसा ही आएगा नजर। ठीक है, इस तरीके से। तो और ये जो नजर आएगा आपका थोड़ा सा ऐसे, और ये ऐसे, इस तरीके से नजर आएगा आपको। और आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, आराम से। तो ये ऐसे डायग्राम इसका बन जाएगा। अब आप यहाँ देखिए ये डायग्राम जो अपने को नजर आ रहा है वो बी ऑप्शन नजर आ रहा है, तो इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका। देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें आपसे पूछा, कथन दिया हुआ है, कथन और फिर आपके बाद में इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले ये बोल रहा है कोई मदिरा मीठी नहीं होती, तो ये मदिरा है। ठीक है, और यहाँ ये बोल रहा है कोई मदिरा मीठी नहीं होती, तो ये मीठी वस्तु मान लेते हैं इसको। ठीक है, कुछ मदिरा सुगंधित है, तो कुछ मदिरा सुगंधित कर देते हैं, सुगंधित है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि निष्कर्ष कोई मीठी वस्तु सुगंधित नहीं होती, तो यहाँ इसका निष्कर्ष नहीं निकल सकता कुछ भी। और कोई सुगंधित वस्तु मीठी नहीं होती, कोई सुगंधित वस्तु मीठी नहीं होती। तो देखिए ना तो ये पहला निष्कर्ष निकलेगा, ना ही इसमें दोनों निष्कर्ष निकलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, क्या महिलाओं को चुनाव में 33% आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसके पीछे जो तर्क दिया हुआ वो दिया हुआ नहीं, इससे उनके बच्चे और परिवार पर खराब असर पड़ता है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं पर है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है हाँ इससे महिलाओं के स्तर में सुधार होगा। तो देखिए पहला जो है तर्क वो इसके लिए बिल्कुल भी गलत है, जबकि महिलाओं के 33% आरक्षण देने से उनके स्तर में सुधार होगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड तर्क मजबूत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका। देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ, कृष्णा का एक मित्र है राम, हर रविवार को उससे मिलने आता है। पहली बार में 12:30 बजे आया, तो पहली बार 12:30 बजे आया। अगली बार वो 1:20 पे आता है। ठीक है, 1:20 पर आता है। उससे अगली बार वो आता है 2:30 बजे, फिर उससे अगली बार आता है वो 4 बजे। अब देखिए ये पूछ रहा है कि अब नेक्स्ट टाइम वो कब आएगा। देखिए नेक्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में बात करें तो 12:30 से 1:20 तक 50 मिनट के गैप में आता है।
फिर यहाँ अगर देखें तो ये 70 मिनट के गैप में आता है, फिर यहाँ देखें तो ये 90 मिनट के गैप में आता है। और अगली बार जब वो आएगा तो आपका देखिए यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर है 20 मिनट, इन दोनों के बीच का अंतर है 20 मिनट, तो यहाँ कितने मिनट का होगा 20 मिनट का अंतर। तो 90 और 20 कितने हो गए 110 मिनट। और 110 मिनट की अगर बात करूं तो 110 मिनट आप देखिए 60 प्लस कितनी मिनट हो गई 50 मिनट, तो 1 घंटा 50 मिनट के गैप पे आएगा। और 1 घंटा 50 मिनट के गैप पर आएगा तो आप 4 बजे में 1 घंटा 50 मिनट जोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा 5:50। अगली बार कब आ जाएगा 5:50, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न दिया हुआ है 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। विपरीत दिशा की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, जैसे 6 बजे हुए हो, ठीक है, इस तरीके से विपरीत में होती हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है, एक पूरब में तो एक पश्चिम में, या एक उत्तर में तो एक दक्षिण में। तो अब अगर टाइम की बात करें तो जो टाइम हो रहा है वो 4 बजकर आपका हो जाएगा 60/11 इंटू आपका समय प्लस माइनस 6 करते हैं जब हम विपरीत समय निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 4 से 5 के बीच का टाइम है, तो ये 6 से कम का टाइम है, तो यहाँ हम क्या करेंगे प्लस का 6 करेंगे। तो इसमें देखें अगर, तो ये टाइम जो दे रहा है तो 4 प्लस 6 कितना हो गया 10। और आप यहाँ देख सकते हैं 4 बजकर, तो ये हो जाएगा 600 बटा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 10 का, इसका 10 है टोटल, ठीक है, 600/11। तो ये हो जाएगा 4 बजकर आपका 54 सही 6/11 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 54 सही 6/11। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें आपका पूछा हुआ है मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। तो भाई हो गया, यहाँ मैं हो गया, हम दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 562 दिन। अब ये बोल रहा है मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है, तो बहन सबसे बड़ी हो गई, तो यहाँ बहन हो गई। इन दोनों के बीच का अंतर है 75 सप्ताह, ठीक है। अब ये सप्ताह है तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सप्ताह का सप्ताह ही रहने दूंगा मैं। यहाँ बहन का जन्म बोल रहा है मंगलवार को, जब बहन का जन्म मंगलवार को हुआ है तो सप्ताह का डिफरेंस 75 का है, तो यहाँ भी ये मंगलवार को पैदा हुआ होगा, मेरा भाई भी मंगलवार को पैदा हुआ होगा। अब जब हमारे बीच में गैप हो रहा है तो 562 में किसका भाग लगा दें हम 7 का, 7×2 56 होता है, शेष बचेंगे आपके दो, दो शेष बचे। अब ये बात हो रही है कि भाई जो मेरा भाई जो है वो मुझसे पहले पैदा हुआ था और मैं भाई के बाद में पैदा हुआ, तो मैं 2 दिन बाद में पैदा हुआ हूँ। शेष जो अतिरिक्त दिन है 2 बच रहे हैं, तो उनको मैं जोड़ दूंगा मंगलवार में, तो मंगलवार में 2 जोड़ते ही कितना हो गया बुध और गुरु, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गुरुवार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ 48 24 ये सीरीज दे रखी है, आपको बताना है यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखिए 48 है, फिर 24 है, फिर 96, फिर 48, फिर 192। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, 2 सीरीज बना सकते हैं, 48 के बाद में 96, 96 का दुगना कितना हो गया 192 हो गया, 24 24 का दुगना 98 48, और 48 का दुगना कितना हुआ 96। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 96। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हुआ है आपको यहाँ पर जो स्पेस दे रखा है, ब्लैंक स्पेस दे रखा है, इसको भरना है। देखिए एक तरीके से आप देखें तो ये एक आपने क्रॉसवर्ड देखे होंगे, क्रॉसवर्ड खेला होगा, तो उसमें एक रोज की स्पेलिंग ROSE, आप यहाँ पर बस वही खेल खेल दीजिए, ROSE 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 और ROSE। तो ये जो वैल्यू आएगी इसमें ORESO, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ORESO, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका। देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें एक आगम लिपिक के बारे में बात हो रही है कि एक लिपिक को एक प्रार्थना पत्र मिला, ठीक है, लिपिक के मान लेते हैं कि लिपिक को प्रार्थना पत्र मिला, ठीक है, आज मिला है। और ये बोल रहा है कि उसने किसी दिन दोपहर को मिला था, उसके अगले दिन इसने किसको भेज दिया, वरिष्ठ लिपिक के पास में भेज दिया, तो वरिष्ठ लिपिक के पास में भेज दिया, अगले दिन भेजा गया, ठीक है। जिस दिन वरिष्ठ लिपिक क्या था छुट्टी पे था, उस दिन छुट्टी पे था, और उसके अगले दिन वरिष्ठ लिपिक ने क्या किया, वो उसने भेज दिया अपने अधिकारी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये छुट्टी पे था वरिष्ठ लिपिक, यहाँ वरिष्ठ लिपिक को मिला और इसने अपने अधिकारी को हाथों हाथ उसने तुरंत भेज दिया, और अधिकारी ने शुक्रवार जिस दिन मिला था उस दिन ही उसको निस्तारण कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए शुक्रवार से पहले गुरुवार को भेजा गया था, जबकि वरिष्ठ लिपिक उस दिन छुट्टी पे था, और जिस दिन ये लिपिक के पास में आया था उस दिन क्या था बुधवार। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा बुधवार, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें रेखा का कोड दिया हुआ है आपको NOPST, रेशमा का कोड दिया हुआ है NOHSTQ, श्याम का कोड दिया हुआ है HSLTQ। अब आपसे पूछ रहा है शेम का कोड क्या होगा। तो देखिए आर का कोड अगर देखें तो आर का कोड एन है, यहाँ भी देखिए आर का कोड क्या दे रखा है एन दे रखा है। और अब अगर इसमें अगर किसी अल्फाबेट के बारे में बात करें, जैसे ए के बारे में बात करें तो यहाँ टी है और यहाँ ए है, तो इसका भी टी दे रखा है, ठीक है, और यहाँ ए है तो यहाँ भी टी दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ जो कोड दिए गए हैं, जो अल्फाबेट्स हैं उनके स्थान पर जो उनके सामने कोड दिए गए हैं वो एक दूसरे के कोड है। अब सेम के बारे में बात कर रहा है तो एस का कोड यहाँ से निकाल सकते हैं एस। अब देखिए यहाँ से इसका एस का कोड अगर निकाले तो एस का कोड यहाँ से निकलेगा, एस का कोड हम निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा एच,
फिर आगे है एच। एच का यहाँ पर कोड है आपका दिया हुआ है, आपका एस दिया हुआ है, ठीक है। और ए का कोड अगर देखें तो ए का कोड मैं आप बता चुका हूँ कि टी दे रखा है ए का कोड। एम के कोड के बारे में बात करें तो एम यहाँ आपको दिख रहा है लास्ट में, तो इसका क्यू दे रखा है कोड। और ई का कोड अगर देखें तो यहाँ ओ दे रखा है, एच एस टी क्यू ओ, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से विकल्प में से विषम शब्द को चुनना है आपको। देखिए बिगर, फास्टर, ग्रेटर और टॉलर, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए ये साइज को मेंशन करता है बिगर, ग्रेटर भी क्या है और टॉलर भी क्या है, ये तीनों साइज को बताते हैं, लेकिन ये स्पीड को बताता है फास्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर 57वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है 2 4 8 10, फिर उसके बाद दे रखा है 20 40, और यहाँ आपसे पूछ रहा है 3 6 9 के बाद में क्या आएगा। तो ये 3 का सेट यहाँ है, फिर 3 का सेट उसके समांतर में, और फिर ये 3 का सेट है, तो यहाँ 3 का सेट आपको देखना है। देखिए 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, 8 पंज 40, ऐसे करेंगे। 5 तिया 15, 3 6 पंजा 30, 9 पंजे 45। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 30 45, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो यानी कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 5:7। 18 वर्ष पहले इनकी आयु जो थी, 18 वर्ष पहले हम देख लेते हैं, 18 वर्ष पहले, ठीक है, पहले इनकी आयु थी 8:13, ठीक है, 8:13 थी उनकी आयु क्रम से होगी। अब वर्तमान में इनकी आयु पूछ रहा है, वर्तमान में आयु क्या होगी, ठीक है। तो वर्तमान में इनकी आयु पूछ रहा है, तो देखिए यहां हम देख सकते हैं 18 इंटू 13-8, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 5 इंटू 13-7 इंटू 8। तो देखिए 18 इंटू 5 बचेगा ये, और यहाँ देखें तो 13 पंजे 65 और 7 8 56, 65 माइनस 56, तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 5/9, और ये हो जाएगा आपका, तो 18 इंटू 5/9, तो 9 से इसको काट देंगे, आपका ये हो जाएगा 9 9 दूनी 18, 10 आ जाएगा। वर्तमान में आयु की बात करें तो देखिए ये तो इनकी अगर पहले बात करें तो वर्तमान में आयु इनकी क्या होगी, ये वर्तमान में 5:7 दे रखा है इनका आयु का अनुपात, तो 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50:70 होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 50:70। अगला प्रश्न है आपका, 50 विद्यार्थियों के समूह में 12 विद्यार्थी कोई भी विषय को नहीं चुनते, ठीक है। तो 12 विद्यार्थी किसी भी विषय को नहीं चुनते हैं, तो ये अपने पास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी रह गई, 38, ठीक है। अब ये बोलता है नहीं, 10 विद्यार्थी अंग्रेजी व साहित्य दोनों को चुनते हैं, तो अंग्रेजी और साहित्य अपने पास में, इंग्लिश और लिटरेचर यहाँ हो जाएगा आपका, साहित्य यहाँ पे। तो ये जो है 10 विद्यार्थी दोनों के लिए कॉमन हो गए, जबकि साहित्य को 26 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो 26 विद्यार्थी जब इसको पढ़ते हैं, तो देखिए 10 ऑलरेडी है हमारे पास में, तो बचे कितने, 16। अब ये बोल रहा है, तो बताइए केवल अंग्रेजी को विषय को कितने पढ़ते हैं। अब ये देखिए आप 38 विद्यार्थी तो दोनों विषयों को पढ़ने वाले हैं। अब इसमें कुछ तो आपके इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ साहित्य पढ़ते हैं, तो जब 26 विद्यार्थी आपके साहित्य पढ़ने वाले हैं, तो 26 को अगर घटा दिया जाए तो कितने बचे आपके, टोटल अगर बात करें तो यहाँ बचे आपके 12। तो 12 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में परीक्षा में पास होने वाले में से एना का ऊपर से 18वां, नीचे से 39वां स्थान है, ठीक है। एना जो है ऊपर से तो 18वें नंबर पे है, और नीचे से क्या है, 39वें स्थान पर है, ठीक है। 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे हैं और 4 फेल हो गए। तो देखिए कक्षा में विद्यार्थियों कुल संख्या पूछ रहा है आपसे, तो पास होने वाले विद्यार्थियों में एना ऊपर से 18वें और नीचे से 39वें नंबर पे है, तो इनको जोड़ देते हैं, 39 + 18 - 1 करेंगे आप, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी आपकी हो जाएगा ये 56, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, अब 56 ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं, ठीक है, 56 विद्यार्थी जो पास हुए हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई 10 विद्यार्थी तो परीक्षा में बैठे ही नहीं है, तो 56 + 10 कितने हो गए आपके, कितने हो गए आपके 66, और 4 विद्यार्थी फेल हो गए, 4 विद्यार्थी फेल हो गए, तो कुल विद्यार्थी की संख्या क्या हो गई, 70। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन। अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चंस जो चालू होंगे वो क्वेश्चंस आपके होंगे इंडियन जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन जो आपकी नेशनल और इंटरनेशनल हो सकती है, करंट अफेयर्स भी आपका पूछा जाएगा, यहाँ पर जनरल साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपके इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, और आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहे इसलिए इसका बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको वीडियो में कितने क्वेश्चंस आते हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जहां से आपके जो 61 से लेकर 95 तक जो क्वेश्चन है, अब आपके जीके के क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर जो है वो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, भारत वर्षा में सर्वाधिक वर्षा
भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है, किस क्षेत्र में होती है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जो सर्वाधिक वर्षा जो होती है मेघालय, ठीक है, आपकी हिमालय क्षेत्र और आपका जो है ये पश्चिमी घाट, तो ये जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रखा, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। देखिए पहली बार जो कपास जो उगाई थी वो उगाई थी सिंधु घाट, सिंधु सभ्यता ने, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध को याद रखिएगा किस वृक्ष के नीचे हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, और ये इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ये 35 वर्ष की उम्र में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय इसकी स्थापना जो की थी वो धर्मपाल ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन धर्मपाल। और देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, ये जो है बिहार के भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर में है, भागलपुर यहाँ पर है ये बिहार के भागलपुर में, और इसकी जो स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी, मैं आपको बता चुका हूँ। और 775 से 800 ईसा पूर्व में इसकी ईसा में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दे रखा है वो दे रखा है, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन कर निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित किए गए हैं। देखिए जो 42वें संशोधन अधिनियम जो किया गया था इसके अंदर जो शब्द जो डाले गए थे वो डाले गए थे, एक तो धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, एक डाला गया था आपका अखंडता, और एक आपका डाला गया था समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस निर्णय में यह घोषित किया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये जो प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता ये था यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957, ये जो प्रस्तावना थी यह घोषित किया गया था, ये 1957 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, इसमें प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, 2023 में कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। देखिए भारतीय शहर वो है आपका मुंबई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखा, आवासीय मुद्राओं के व्यापार पर आरबीआई के प्रतिबंध को किस न्यायालय ने हटा दिया। देखिए आवासीय मुद्राओं के जो व्यापार पर जो आरबीआई ने प्रतिबंध को न्यायालय ने जो हटाया वो था आपका जो सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से आरबीआई के जो प्रतिबंध थे व्यापारी ये मुद्रा आवासीय मुद्राओं के लिए, ठीक है, तो उनको ये न्यायालय ने हटा दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दे रखा, भारत के कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। देखिए जो प्रधानमंत्री थे वो 3 प्रधानमंत्री थे, जिनमें पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे जो थे वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इनके कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य होते हुए लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। ठीक है, प्रथम व्यक्ति थे आपके मनमोहन सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये अनुच्छेद पूछा हुआ, कौन सा अनुच्छेद है, तो देखिए ये जो अनुच्छेद है ये है आपका अनुच्छेद है 74 का 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 74 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, हॉकी महासंघ ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की 2019 को विमेन राइजिंग स्टार ऑफ ईयर चुना है। देखिए जो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी जो हैं वो हैं आपकी लाले रेमिशियामी, तो इनका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लाले रेमिशियामी, इसका आंसर है, क्योंकि 2019 में इनको विमेन राइजिंग स्टार के ऊपर चुना गया है हॉकी महासंघ ने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है। देखिए गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए 2020 जो भूजल अधिनियम 2020 की मंजूरी दी है वो उत्तर प्रदेश सरकार है, तो इसका आंसर जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रदेश मंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए सुषमा स्वराज हैं जो पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं, तो इनको जो मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर पहली बार
कि महिला बाइकर्स की टुकड़ी ने साहसी करतब दिखाया। देखिए किस उसकी थी ये महिला, जो महिला बाइकर्स थी, ये महिला बाइकर्स थी सीआरपीएफ की, सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स थी की टुकड़ी थी जो उसने साहसी करतब दिखाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पहली बार दिखाया था तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है आपका, किस क्रिकेटर ने 500 टी20 खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। देखिए जो केरन पोलार्ड है, ये आपके वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है केरन पोलार्ड, तो इन्होंने 500 टी20 खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में नमस्ते ओरछा महोत्सव शुरू किया गया। देखिए नमस्ते ओरछा जो महोत्सव जो शुरू किया गया मध्य प्रदेश में किया गया। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। अगला है, परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। देखिए परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जो मेजबानी जो करेगा वो भारत का राज्य है केरला। तो वो केरला इसकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, कौन सा देश 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है, बिम्स्टेक की पहले तो फुल फॉर्म बता देता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये बिम्स्टेक है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका जो 5वां जो शिखर सम्मेलन होगा वो होगा आपका कोलंबो में, श्रीलंका के अंदर, ठीक है, श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका की राजधानी जो कोलंबो है वहां पर होगा, ठीक है। और ये सितंबर में आयोजित किया जाएगा, सितंबर 2020 में, सितंबर 2020 में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत किस राज्य ने पहली हेली सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। देखिए जो इस योजना के तहत जो हरी झंडी जो दिखाई है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का राज्य है, इसने इसकी झंडी जो दिखाई है, हरी झंडी दिखाई है। उड़े देश का आम नागरिक योजना इसके अंदर चलाई जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी बायोग्राफी है। देखिए मनोहर पारिकर की ये जो बायोग्राफी है, और ये मनोहर पारिकर की बायोग्राफी किस नाम से है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और उन सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से शुक्रिया जो हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक करते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे एक तरफ आपका बोरोन दे रखा है, इसके बाद में इसका केमिकल नेम दे रखा है इसका, और फिर ब्रोमीन दे रखा है फिर दूसरी तरफ। तो इस तरीके से तत्व है, तत्व का नाम दे रखा है और उधर उनका केमिकल नाम दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसमें किस किस का मिलान करना है आपको। तो बोरोन, बोरोन की अगर बारे में बात करें तो बोरोन को बी आर से दिखाया जाता है, ठीक है। ब्रोमीन को बी से दिखाया जाता है, पोटेशियम पोटेशियम को के से दिखाया जाता है, सोडियम को एन से दिखाया जाता है। तो ये हो जाएगा, पहले में आ जाएगा आपका बी, दूसरे में आ जाएगा आपका ए, तीसरे में आ जाएगा आपका डी, और चौथे में आ जाएगा सी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ए डी सी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण जमता है। देखिए जो रसायन है वो है आपका CuOH का होल्टा है, CuCO3। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए ये जो है CuOH का होल्टा है, CuCO3 कार्बोनेट बेसिक, ये आपका है कार्बोनेट बेसिक है, कॉपर कार्बोनेट बेसिक है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा, अभिक्रिया अभिक्रिया दे रखी है CuO+H2O, ठीक है, और ये CuH2O के लिए सही कथन है। देखिए यहाँ जो है कॉपर का तो अपचयन हुआ है, इसके अंदर कॉपर का अपचयन हुआ है क्योंकि CuO लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पर ये, ठीक है, कॉपर का अपचयन हुआ है और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन हो रहा है इसके अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1965 में कोशिका की खोज किसने की थी। देखिए कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, एक जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम उपयोग में लाया जाता है। देखिए जो उपयोग में लिया जाता है वो फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम लिया जाता है, दाएं हाथ का नियम जिसको बोलते हैं हम। तो इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, तीन तांबे के तारों की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रम से दिए हुए हैं। तो एल ए दे रखा है, 2L A/2 दे रखा है। देख यहाँ प्रतिरोध न्यूनतम की बात करें, काट क्षेत्र के तार का प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो देखिए आर बराबर क्या होता है आपका, रो L/A, ये होता है आपका प्रतिरोध, लंबाई बटे क्या होती है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। रो विशिष्ट ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोधकता हो जाएगी इसकी। अब यहाँ देखिए इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ रो इसका L का मान याद रखा, L/A, ठीक है, ये है। एक है आपका 2L/A/2, तो ये जो है दो ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 4L/A हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना हो गया आपका। और ये L/2 और ये 2A है, ठीक है। अब यहाँ देखिए L/4A हो गया। अब ये देखिए आप यहाँ जो प्रतिरोध की बात हो रही है, किसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा।
यहाँ प्रतिरोध न्यूनतम की बात कर रहे हैं, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ एल बाई ए आ रहा है, इसके अंदर एल बाई ए है, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो, तो 4 का मल्टीप्लाई होते प्रतिरोध का मान बढ़ गया। लेकिन यहाँ जो है एल बाई ए, इसमें 1/4 का आपका गुणा हो रहा है, तो यहाँ प्रतिरोध का मान क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? L/2 और 2a, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जिसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, जिसका काट क्षेत्रफल क्या होगा, 2a होगा। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसका 2a होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, आपका अधिक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध क्या होगा, उसका न्यूनतम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, विद्युत टेस्टर में कौन सा लैंप सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए, जो विद्युत टेस्टर है, इसके अंदर जो लैंप होता है, वो लैंप होता है, इसके अंदर नियोन लैंप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नियोन लैंप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने की हेतु दी जाती है। देखिए, डीपीटी जो दी जाती है, ट्रिपल एंटीजन जो है डीपीटी, ये डिप्टीरिया, कुकर खांसी और टेटनेस के लिए दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्टीरिया, कुकर खांसी और टेटनेस। तो इसका आंसर। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो है, ये दिया जाता है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, डीडीटी का पूरा नाम क्या है। देखिए, डीडीटी का पूरा फुल फॉर्म जो है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोमीथेन। तो इसकी ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है, वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में लॉन्च पुस्तक शब्द मानस किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए, ये जो शब्द मानस है, ये ओपी श्रीवास्तव और भारती श्रीवास्तव, इन दोनों के द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कोविड-19 पर राष्ट्रीय तैयारी सर्वेक्षण जारी किया गया। यह सर्वेक्षण कितने जिलों में कराया गया। देखिए, यह सर्वेक्षण जो करवाया गया था, 410 जिलों में करवाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 410। अगला प्रश्न है आपका, देखिए दोस्तों, यहाँ से अब आपके प्रश्न जो चालू होंगे, वो राजस्थान जीके के क्वेश्चन चालू होंगे। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन जो है 96 नंबर पे दिया हुआ है, राजस्थान जीके का। तो ये पूछ रहा है कि दाखिली लाइन क्या है। देखिए, दाखिली लाइन जो है, ये मारवाड़ और मेवाड़ को बांटने वाला पठार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह स्थान जिससे 13 जैन मंदिरों का जैन धर्म के महान कवि ऋषभ दास तथा आचार्य श्री विजय सेन सुरीश्वर का जन्म स्थान होने का गौरव प्राप्त है। देखिए, जो वह स्थान पूछा जा रहा है जहां पे 13 जैन मंदिरों का जैन धर्म के महान कवि ऋषभ दास आचार्य श्री विजय सेन सुरीश्वर का जन्म हुआ, वो नारलाई में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नारलाई। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है। देखिए, धूलकोट जो कहा जाता है, वो आहड़ को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आहड़। अगला है आपका, छत्रविलास महल किस जिले में स्थित है। देखिए, छत्रविलास जो महल है, ये कोटा जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, भोडल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। देखिए, भोडल प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध जिला है, वो भीलवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है आपका, मोकड़ी क्या है। देखिए, मोकड़ी जो होती है, ये होती है आपकी लाख की बनी चूड़ियां। तो इसका आंसर हो जाएगा लाख की बनी चूड़ियां। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ, पुत्र के जन्म के समय प्रसूता द्वारा किस रंग का पोमचा पहना जाता है। देखिए, पुत्र के जन्म के समय जो पोमचा पहना जाता है, वो पीले रंग का पहना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और पुत्री के जन्म के समय जो पोमचा पहना जाता है, वो गुलाबी और लाल रंग मिक्स होता है उसके अंदर। तो गुलाबी रंग का जो पोमचा होता है और लाल रंग का जो पोमचा, दोनों को मिक्स करके किया जाता होता है। उसकी जमीन जो होता है, वो पीले रंग की होती है जमीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, पीले रंग का पोमचा कब पहना जाता है, जब पुत्र का जन्म होता है। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न रखा, जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर किसके वियोग में, उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। देखिए, जो गीत होते हैं वो कहलाते हैं झोरावा। तो झोरावा गीत कब गाए जाते हैं, जब पति प्रदेश चला जाए, तो उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत होते हैं, वो झोरावा कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, लाल सोठ दौसा हवाई सवाई माधोपुर क्षेत्रों में प्रचलित ख्याल है। देखिए, जो हेला ख्याल है, ये लाल सोठ दौसा और सवाई माधोपुर क्षेत्रों में प्रचलित ख्याल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न रखा है, चरी नृत्य किस जाति की महिला द्वारा किया जाता है। देखिए, चरी नृत्य जो है, ये गुर्जर जाति की जो महिलाएं होती हैं, ये करती हैं। तो ये जो नृत्य होता है, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, चरी नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, लोकनाट्य का मेरू लोकनाट्य कहा जाता है। देखिए, मेरू लोकनाट्य कहा जाता है गवरी लोकनाट्य को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गवरी लोकनाट्य। अगला प्रश्न है आपका, जयपुर के कथक घराने का प्रवर्तक कौन थे। देखिए, जयपुर के जो कथक घराना था,
उनके जो प्रवर्तक थे वो थे भानु जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भानु जी। अगला प्रश्न है आपका, किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है? देखिए ये जो भवाई नृत्य होता है इसके अंदर कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय का नाम क्या है? देखिए राधा कृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है इसका नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1956 में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी, इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? देखिए ये जो इसकी जो स्थापना की थी जसनाथ जी ने की थी, जसनाती संप्रदाय की, और इसकी जो जो प्रमुख पीठ है वो कतरियासर में है, कतरियासर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो कतरियासर कहाँ पर है? बीकानेर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न दे रखा, संत धन्ना जी की गुफा कहाँ है? संत धन्ना जी ने तपस्या की थी। देखिए जहां पर संत धन्ना जी ने अगर तपस्या की बात हो रही है तो संत धन्ना जी की जो गुफा है वो है टोडा रायसिंह में, और जो कि आता है टोंक में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टोडा रायसिंह टोंक। अगला प्रश्न है आपका, आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मकुमारी संस्था की किस मुख्य प्रशासिका का हाल ही में निधन हो गया? देखिए जो ब्रह्मकुमारी जो ये ब्रह्मकुमारी संस्था की जो मुख्य प्रशासिका थी, इनका जो अभी जो हाल ही में जो मृत्यु हुई है इनकी, माउंट आबू में हुई थी मृत्यु, और मृत्यु इनकी जो मृत्यु हुई थी ये दादी जानकी था इनका नाम, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, दादी जानकी। ठीक है, इनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा था, ब्रह्मकुमारी संगठन संस्था जो है इनके द्वारा संचालित की जा रही है, ये मुख्य प्रशासिका थी इसकी। देखिए इनका पूरा नाम था राजयोगिनी, राजयोगिनी दादी जानकी। ठीक है, राजयोगिनी दादी जानकी। इनका 104 वर्ष की उम्र में माउंट आबू में अभी निजी अस्पताल में एक मृत्यु हो गई थी, तो इनका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न दे रखा है, शिशु मृत्यु दर में 8% कमी कर किस जिले की FBNC यूनिट ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? देखिए जो प्रदेश में जो दूसरा स्थान जो प्राप्त किया है वो करने वाला है झालावाड़, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। झालावाड़ जो है जनाना अस्पताल है, ठीक है, झालावाड़ में जो जनाना अस्पताल है वहां पर FBNC यूनिट में भर्ती होने वाले जो 8 जो फीसदी बच्चे थे, ठीक है, उनको बचाकर यूनिट में राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जबकि अगर पहले स्थान की बात करें तो जोधपुर का जो एम्स है, जोधपुर का एम्स, जोधपुर के एम्स की जो FBNC जो यूनिट है, FBNC यूनिट जो इसमें नंबर 1 पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि दूसरे स्थान की पूछा है तो झालावाड़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी फिल्म को बेस्ट अवार्ड मिला? देखिए ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो राजस्थानी फिल्म थी वो थी आपकी म्हारो गोविंद, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, म्हारो गोविंद। और ये इसके निर्माता कौन थे? इसके निर्माता थे NK मित्तल, NK मित्तल। देखिए यहाँ जो ग्लोबल फेस्टिवल जो हुआ था ये आगरा में हुआ था, आगरा में हुआ था इसका, ये इंटरनेशनल फेस्टिवल था, ये ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फेस्टिवल। और सिनेमेटोग्राफी के लिए इसमें बेस्ट जो DOP अवार्ड दिया जीता है इस फिल्म ने, ठीक है, और DOP हितेश बेलदार है इसके, इस फिल्म के DOP जो थे वो हितेश बेलदार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, म्हारो गोविंद। अगला प्रश्न है आपका, देखा प्रदेश का पहला बॉन्ड बैंक कहाँ खोला जाएगा? देखिए प्रदेश का पहला बॉन्ड बैंक जो खोला जाएगा वो कोटा में खोला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोटा। देखिए अगला प्रश्न जो रखा है इसमें पूछा गया है, प्रदेश में किस जिले में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी बनेगी? देखिए ये जो प्रदेश में जो राजस्थान के अंदर जो विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी जो बनेगी ये बनेगी आपकी जयपुर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जयपुर। और इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए ये सुरक्षित फिल्म लाइब्रेरी उसको बनाया जाएगा जयपुर के अंदर, और जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट 10 साल में 1 लाख से अधिक फिल्में जुटाएगा इसके लिए, ठीक है, 10 साल के अंदर कितनी फिल्में जुटाएगा? 1 लाख फिल्म, ठीक है, 1 लाख से अधिक फिल्में छुटाएगा इसके लिए। और 2 हेक्टेयर में इसकी जो स्थापना की जाएगी फैली होगी ये, और 26 अगस्त 2020 को इसकी नींव रखी जाएगी, ठीक है, 26 अगस्त 2020 को इसकी नींव रखी जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जयपुर रत्न सम्मान किसे सम्मानित किया गया? देखिए जयपुर रत्न सम्मान जो सम्मानित किया गया है ये शालू मिश्रा को किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शालू मिश्रा। और ये काव्यत्री है, युवा काव्यत्री है, ठीक है, कवियत्री है, युवा काव्यत्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म आपको देखना है, तो देखिए अगर छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया पे होता है, फुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया पे होते हैं, गबरी पूजन भाद्र कृष्ण दशमी पर होता है, गोगा नवमी, ये गोगा नवमी चैत्र शुक्ल नवमी पर ना होती, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए ये जो गोगा नवमी जो है ये आती है आपकी भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष नवमी, ठीक है, ठीक है, कृष्ण पक्ष नवमी पर भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष नवमी पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दे रखा है आपका,
देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो दे रखा है, किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है। देखिए जो मांगलिक कार्य का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है आपका कार्तिक शुक्ल एकादशी की देवउठनी 11 पर, ठीक है, देवउठनी एकादशी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये देवउठनी 11 जो है ये कार्तिक शुक्ल एकादशी जो है, एकादशी, ठीक है, वो देवउठनी 11 बोलते हैं इसको, कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी 11 बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, ये अगला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सूचियों का मिलान करना है। आपको सूचियां दी गई हैं, दो सूचियां दे रखी हैं, इसमें आपको मिलान करना है। एक तरफ तो आपकी स्थान दिया हुआ है, एक तरफ उद्योग दिया हुआ है। देखिए इसमें सबसे पहला देखा ब्यावर, ब्यावर में वस्त्र उद्योग है, भरतपुर में सरसों का उद्योग है, गंगानगर में चीनी उद्योग है और केशवानी गुजर में कागज का उद्योग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी किस रूप में विकसित किया गया। देखिए मानपुरा माचेड़ी जो है ये जो विकसित किया गया लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया गया, लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है आपका, राज्य में सर्वप्रथम लगी चीनी मिल का नाम क्या है। देखिए जो सर्वप्रथम चीनी मिल जो लगाई गई थी ये गंगानगर में लगाई गई थी। तो इसका जो नाम था दी गंगानगर शुगर मिल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दी गंगानगर शुगर मिल्स। और देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1937 में और निजी क्षेत्र की थी ये, और इसको 1956 में इसको सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न रखा है, राज्य में पहला महिला पुलिस थाना कहाँ खोला गया है। देखिए पहला महिला पुलिस थाना जो खोला गया है जयपुर में खोला गया, और जयपुर का कौन सा है, ये गांधीनगर के अंदर, गांधीनगर में, ठीक है, जयपुर में गांधीनगर में पहला महिला पुलिस थाना खोला गया है। इसका उद्देश्य जो है कि कोई भी महिला अपनी शिकायत करना चाहे तो वो बेहिचक अपनी शिकायत कर सकती है इस थाने के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का परीक्षण कौन सी झील पर हुआ था। देखिए जो पुछेला झील है इस पर सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का परीक्षण किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, ऐसा किस झील के बारे में कहा जाता है कि यह दर्पण के समान चमकती है। देखिए जो 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 झील है वो गजनेर झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गजनेर झील। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह दर्पण के समान चमकती है। देखिए गजनेर झील जो है ये है आपकी बीकानेर में, ठीक है, आपको याद रखना है बीकानेर से 32 किलोमीटर दूर है, ये बीकानेर के अंदर ही आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव है ये यहाँ का आकर्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, जयसमंद झील के पूर्व की तरफ कौन सा पठार स्थित है। देखिए जयसमंद झील के जो पूर्व की तरफ जो पठार है वो लसाड़िया पठार है, लसाड़िया का पठार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लसाड़िया पठार। अगला प्रश्न दे रखा है, आरटीई कब राजस्थान में कब लागू हुआ। देखिए आरटीई का जो मतलब है राइट टू एजुकेशन, ये राजस्थान के अंदर जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2011 में लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 अप्रैल 2011। अगला प्रश्न है आपका, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सुरई का शासन प्रबंधन किस सरकार को सौंपा। देखिए जो 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने जो सुरई का शासन प्रबंधन था वो बंबई सरकार को सौंपा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बंबई सरकार। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न रखा है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था। देखिए मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह जो हुआ था वो लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। ये लोहागढ़ दुर्ग जो है ये भरतपुर के अंदर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। देखिए राज प्रमुख द्वारा जो राजस्थान का उच्च न्यायालय का जो गठन किया गया था 19 अगस्त 1949 को किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 19 अगस्त 1949। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में आपके लिए, तो इसको आप जितना आप ज़्यादा लाइक करेंगे आप तो हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वीडियो हमें अप्रिशिएशन देता है। आपके लाइक्स और आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें अप्रिशिएशन करते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है। देखिए ग्राम सभा की जो गणपूर्ति है ये कुल सदस्य का 10वां भाग है, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सारे जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। देखिए अंतर्राज्यीय सीमा जो बनाते हैं वो है भरतपुर, ठीक है। भरतपुर जो संभाग है इसके जो सारे जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है,
देखिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की किस महिला ने गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर महिला सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व किया? देखिए महिला सैनिक टुकड़ी का जो नेतृत्व किया था वो राजस्थान की महिला थी खुशबू कंवर। तो इन्होंने इसकी गणतंत्र दिवस पर जो राजपथ पर महिला सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व किया था। और शिखा सुरभि के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। शिखा सुरभि जो है, शिखा सुरभि ने ये पहली महिला थी जिन्होंने मोटरसाइकिल पर अकेले सवार होकर करतब दिखाए थे। अपना क्वेश्चन है, महिला ने कौन महिला है जिन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ पर महिला सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व किया? वो थी खुशबू कंवर। तो इनका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवार के पीछे शिलालेख शिलालेख किस भाषा में लिखा हुआ है? देखिए ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, इसके पीछे जो शिलालेख लगा हुआ है, इस पे जो शिलालेख लगा हुआ है ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फारसी भाषा। अगला प्रश्न है आपका, माउंट आबू को राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया? देखिए माउंट आबू को जब राजस्थान में औपचारिक रूप से जो एकीकृत किया गया था 1956 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1956। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर आपको सूची दी हुई है जिसमें सुमेलित करना है आपको मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले दिए हुए जगन्नाथ। ठीक है, तो जगन्नाथ जो है इनका जो कार्यकाल रहा था 1980 से 81 तक। ठीक है, 80 से 81 तक। और दूसरे हैं बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां का इनका समय था 1971 से लेकर 1973 तक। तीसरे हैं आपके भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, बाबूशाह के नाम से भी इनको जानते हैं, भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत जो है इनका जो कार्यकाल रहा था 1977 से लेकर 1980 तक रहा था। और मोहनलाल सुखाड़िया, इनका जो कार्यकाल रहा था 1954 से लेकर 1957 तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम जो है ये लागू किया गया था 23 अप्रैल 1994 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 23 अप्रैल 1994 ईस्वी। देखिए यहाँ से जो प्रश्न है अब आपके जो चालू होंगे, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस जो हैं ये आपके महिला एवं बाल अपराध से संबंधित प्रश्न है, जो कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा टेस्ट है। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं जरूर कमेंट करके बताएं आप हमें। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है आपका, पॉक्सो एक्ट 2012 में बालक का अश्लील प्रायोजन के लिए को वर्णन कौन सी धारा में? अश्लील प्रयोजन के लिए जो वर्णन किया गया है वो है धारा नंबर 13। तो 13 धारा जो है इसके अंदर किसी बालक का अश्लील प्रयोजन से संबंधित इसमें धारा है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में पहली पोक्सो कोर्ट किस जिले में स्थापित की गई? देखिए राजस्थान में जो पहली पोक्सो कोर्ट स्थापित की गई थी जयपुर के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए जो पहली जो कोर्ट जो स्थापित की गई थी ये की गई थी 10 जुलाई 2017 में, 10 जुलाई 2017 में। और राजस्थान की अगर बात करें तो प्रदेश में 56 पोक्सो कोर्ट जो है, पोक्सो कोर्ट अधिसूचित है। ठीक है, पोक्सो कोर्ट अधिसूचित है 56। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट कब स्थापित की गई? तो मैंने आपको बताया था अभी 10 जुलाई 2017 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, किशोर न्याय अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? देखिए किशोर न्याय अधिनियम में कुल धाराएं जो हैं वो है 112। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 112। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार बाल मजदूरी में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बाल मजदूर में राज्य का जो स्थान है वो है तीसरा स्थान। तो इसका आंसर जाए तीसरा स्थान। देखिए जो राज्य हैं सबसे पहले नंबर पे तो यूपी है, दूसरे नंबर पे बिहार है आपका, तीसरे नंबर पे आपका राजस्थान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले नंबर पे कौन है? यूपी, दूसरे नंबर पे बिहार है, तीसरे नंबर पर राजस्थान है, चौथे पे महाराष्ट्र है, और पांचवें नंबर पे अगर बात करें तो एमपी है। ठीक है, पांचवें नंबर पर एमपी है। और यहाँ पर बालकों की कुल 55% है, 55% बालक जो बाल मजदूर हैं वो 55% यहाँ पर कार्य करते हैं इन पांचों राज्यों के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा, राजस्थान में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार है। ऑप्शन दिया हो कि महिला की गरिमा का दुरुपयोग, महिला का अपमान, तीसरा ऑप्शन दिया तिरस्कार तथा या अन्यथा अतिक्रमण, और चौथा दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो ये महिला जो घरेलू हिंसा अधिनियम है तो इसके तहत जो लैंगिक दुर्व्यवहार है ये सभी इसके अंदर आते हैं, लैंगिक दुर्व्यवहार आते ही आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रवर्तित हुआ? देखिए देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार का अधिनियम जो है
ये जो प्रदत्त हुआ था, ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न है आपका, महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? देखिए महिला समृद्धि योजना जो है ये प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 1993 में, तो 1993 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2 अक्टूबर 1993। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया? देखिए महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय कमीशन जो गठित किया गया था, ये किया गया था आपका 1992 में, महिला आयोग की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देश में बालक अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? देखिए राष्ट्रीय बालकों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय आयोग की जो स्थापना की गई थी, ये 2007 में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2007। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था राजस्थान पुलिस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 8। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही आपको इनकी अगर पीडीएफ फाइल्स अगर आपको लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पर आप जुड़ जाइए, ताकि आपको इनकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती रहेगी। इसी तरीके से हम राजस्थान पुलिस के साथ साथ अब आगे हम राजस्थान पटवार के लिए भी मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जल्द ही हम मॉक टेस्ट पटवार के लिए भी स्टार्ट करेंगे। ये वीकली मॉक टेस्ट चलते हैं आपके। और देखिए यहाँ हम जो प्रश्न दे रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई चीज़ें वो में सुधार करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो और अच्छा बने, तो आप हमारे वीडियोस के लिए आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हम किस तरीके से हम हमारे वीडियोस को अपडेट करें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, साथ ही धन्यवाद।